हाँ, कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने प्रॉब्लम्स कर रहे थे उस पे ना, अपन ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करी थी, ठीक है। तो उस पे अब अपन प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए कुछ लास्ट प्रॉब्लम वाली करी थी, हॉर्स रेस वाली कर ली थी ना अपन ने। लास्ट जो प्रॉब्लम करी थी शायद हॉर्स रेस वाली करी थी ना, वही वाली करी थी ना लास्ट प्रॉब्लम। एंटी क्राफ्ट वाली कर ली थी अपन ने शायद, और एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को एक हॉर्स वाले लास्ट है और एक हॉर्स रेस वाली हो गई थी ना लास्ट में। हाँ सर। है ना, ठीक है ठीक है, चलो चलो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी 2-3 प्रॉब्लम पहले और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो लिखो पहले प्रॉब्लम, लिखो तो। इन अ कॉलेज 25% students failed in mathematics. In a college 25% students failed in mathematics, 15% failed in physics, 15% failed in physics, 25% failed in maths, and 10% in both. 10% students failed in maths and physics both. Maths and physics both, right? A student is selected at random. A student is selected at random. A student is selected at random. Then dash लगा के फर्स्ट लिखिए, dash लगा के फर्स्ट पार्ट लिखिए इसका। If he failed in physics, if he failed in physics, then find the chance of his failure in maths. Then find the chance of his failure in maths. Second, if he failed in maths, then find the chance of his failure in physics. Find the chance of his failure in physics. और थर्ड लिखिए, find the chance of his failure in maths or physics. Third, find the chance of his failure in maths or physics. Maths or physics. ठीक है, करिए। अच्छा मैं समझा नहीं, हाँ ऐसा होता है क्या वहां पे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है? फिर इसके बाद एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, लेट E F G be pairwise independent with P of G greater than 0 and
P E intersection F intersection G is equals to 0, then P of E bar intersection F bar upon G is equal to, ऑप्शंस में लिख देता हूं, P of E bar plus P of F bar E bar minus P of F bar P of E bar minus P of F and P of E minus P of F bar. हाँ हाँ सही है कुलदीप, कुलदीप का भी सही है और वशिष्ठ का भी सही है। फर्स्ट वाला तो हो जाना चाहिए सबका, सीधा फॉर्मूला लगाना है। हाँ सही है कुलदीप, सेकंड का। हाँ सही है, थर्ड वाला भी सही है। हाँ विनोद, ये किसका आंसर बताया आपने, फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है? तीनों का सेम थोड़ी ना आ रहा है विनोद, तीनों का आंसर सेम कैसे बता दिया आपने? तीनों का सेम कैसे बता दिया? हो गया क्या फर्स्ट वाला? मैथ्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 25%, मतलब 1/4 मान सकते हो। फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 15%, मतलब 15/100 मान सकते हैं। 15/100 करेंगे तो 5 से और 3/20, ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब P इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 10/100, 1/10। अब इसने सीधा सीधा अपने वो तीनों डेटा दे रखा है, तो मुझे अब ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि इसमें इवेंट इंडिपेंडेंट होगी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अपने को इस चीज से कोई मतलब नहीं, तीनों चीजें उसने वैसे भी दे रखी है। तो इससे सबसे पहले तो सीधा सीधा मेरे पास P यूनियन M तो निकल ही जाएगा। जो लास्ट वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट, उसमें क्या पूछा है, फिजिक्स और मैथ्स। तो थर्ड वाला पार्ट तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा, 25/100 प्लस 15/100 माइनस 10/100, दैट इज 30/100, तो 3/10, तो ये आ गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में कि इफ ही फेल्ड इन फिजिक्स, then find the chance of his failure in maths. If he failed in physics, then find the chance of his failure in maths. तो P of P intersection M upon P of P हो जाएगा। P intersection M is 1/10 और P of P is 25/100। ये कैंसिल, तो 2/5। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में उल्टा निकालना है। इफ ही फेल्ड इन मैथ्स में फेल है और फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है।
तो that become P of P intersection M upon P of M, ठीक है। P intersection M कितना हो गया अपने पास, अगेन 1/10 और P of M is 25/100, सॉरी इसमें आएगा P of M 15/100, यहाँ पे 15/100 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 15/100 आएगा, है ना, ये 2/3 हो जाएगा और ये आपका 2/5। ठीक है। अब यदि देखो सारे डेटा दे रखे तो अब अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे रखा उसने, बस खत्म बात, अपने को सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना उसमें बस, है ना। ठीक है, चलिए अब एक ये वाला और करिए, तो सेकंड वाला, लेट E F G be pairwise independent with P of G greater than 0 and E intersection F intersection G की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अपने को P बार इंटरसेक्शन F बार अपॉन G की वैल्यू निकालनी। ऑप्शंस लिखे हुए मैंने इसमें ऑप्शंस लिखे हुए क्योंकि आंसर बहुत फॉर्म्स में आ सकता है। कुलदीप का नहीं, कुलदीप ना, हाँ नहीं, हाँ सर आप आंसर बताओ, उससे पहले मुझसे मेथड पूछ लेना। क्या बोल रहे हो, आंसर बताऊं? नहीं, उससे पहले मेरी मेथड चेक कर लेना, मैंने कैसे किया।
अच्छा, ऐसे किया। किसका मेथड चेक करना है? कुलदीप, कौन बोल रहा था? कुलदीप? हाँ सर। अच्छा, बताओ। सर मैंने ना जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई नॉट और एफ नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी पहले ट्राई किया। फिर मैंने यहाँ से जो दे रखा अपने को पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब ये तीनों ठीक पेयर है, वन इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब पी ई इंटू पी एफ इंटू पी जी इज इक्वल टू 0, और वहां से पी ई डैश और एफ डैश की नहीं नहीं, वैल्यू। वो एक मिनट, ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही है कि आप इसको पी इंटू पी एफ इंटू पीजी तो लिख ही नहीं सकते। इसको आप यदि अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो गलत करो। पेयर वाइज का मतलब तो यही है कि पेयर वाइज मतलब यही है कि इसको आप अलग अलग तो कर ही नहीं सकते। हाँ सर, वही से गलत हो गया। देखो, कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आ जाए, ठीक है, लगाना आपको फॉर्मूला पड़ेगा ना। इसमें कुछ इवेंट्स डिफाइन करिए, कैसी होगी, क्या नहीं होगी, तो अपने पास एक ही तरीका, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन जी, मतलब एक तरह से ये ए हो गया, ये बी हो गया, पी ऑफ ए बाय बी निकालना अपने को। पी ऑफ ए बाय बी का क्या था फॉर्मूला? पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ, यही था ना? हाँ सर। ठीक, नाउ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इंटरसेक्शन जी, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तीनों को मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। तो ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इंटरसेक्शन जी यदि मैं निकालूं तो लेट्स से मैंने ऐसा मान लिया ई एफ और जी, तो होगा क्या? वो ये पूरा जी है, जी इंटरसेक्शन एफ बार इंटरसेक्शन ई बार। इंटरसेक्शन एफ बार मतलब एफ को हटाना है, ई बार मतलब ई को हटाना है। तो एफ को हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, ई को हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा ना इसका मतलब, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा बताओ? फॉर्मूला बताओ, इस वाले पार्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा? पी ऑफ जी, पी ऑफ जी माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी माइनस पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, और ये वाला पार्ट दो बार माइनस हो गया। आया एक बार था और दो बार माइनस हो गया। अपने को नहीं चाहिए, लेकिन दो बार आया तो दो ही बार माइनस होना चाहिए, ज्यादा माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एक बार प्लस करना पड़ेगा। एक बार प्लस करना पड़ेगा। आई वाली बात समझ में? क्योंकि ये पार्ट एक्चुअली दो बार माइनस हो गया था, आया एक ही बार था, दो बार माइनस हो गया था, तो अपने को 0 बार चाहिए, तो एक बार प्लस भी करना पड़ेगा अपॉन पी ऑफ जी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? ये तो 0 दिया हुआ है, सही, वो तो ठीक है। अब ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना अलग अलग। ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो इसको अपन अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको पीई इंटू पीजी लिख सकते हैं, और इसको पीएफ इंटू पीजी लिख सकते हैं अपॉन पी ऑफ जी। ठीक है, पी ऑफ जी को कॉमन लेके हटा देते हैं। पी ऑफ जी को कॉमन लेके हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ पी माइनस पी ऑफ एफ। ठीक है, दो ऑप्शन है अपने पास। 1 माइनस पी ऑफ ई को क्या लिख सकते हो आप? पी ऑफ ई बार लिख सकते हो ना, पी ऑफ ई बार माइनस पी ऑफ एफ, और या 1 को इसके साथ ले लोगे तो पी ऑफ एफ बार माइनस पी ऑफ
ई भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में तो ये दिया हुआ ई बार माइनस टू। बोलो क्लियर है क्या? जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा ना वो इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जितना वो बोलेगा अपन उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, and C, three persons. A, B, and C, three persons play a game by throwing a dice. Play a game by throwing a dice. The person who gets first six, the person who gets first six will win the game. एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज। A, B, and C, three persons play a game by throwing a dice. A, B, and C, three persons play a game by throwing a dice. The person who gets first six will win the game. The person who gets first six will win the game. Will win the game. Find the probability of their respective winning. Find the probability of their respective winning if A starts the game. Find the respective probability of winning if A starts the game. ठीक है, करो, देखें एक बार, ट्राई करो। रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है।
क्वेश्चन यही है कि ए बी सी तीनों एक डाइस थ्रो कर रहे हैं 1 बाय 1। ए गेम स्टार्ट करता है, ठीक है, और जिसके सबसे पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा। गेम ऐसे चलता रहता है, जब तक कोई नहीं जीतता गेम चलता रहेगा, एंड नहीं होगा। जब तक कोई जीतेगा नहीं तो गेम चलता रहेगा आपके पास। और ए नहीं नमनदीप ना, क्या आ रहा है 6/11? नहीं, हाँ, हाँ ये सही है नमनदीप सिंह, अब सही है नमनदीप, अब सही है तुम्हारा आंसर। हाँ वशिष्ठ का भी सही है, वैशिष्ट 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 सॉरी, वशिष्ठ नहीं वैशिष्ट राठौड़ है ना, ठीक है, हाँ वैशिष्ट का भी सही। क्या करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। पहले ए की बात करें अपन, ए को कैसे जिता सकते हैं अपन, ए कैसे जीतेगा, ठीक है। ए ने गेम स्टार्ट करा, सबसे पहले ए ने गेम स्टार्ट करा और ए के 6 आ जाए और वो जीत जाएगा, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी ए ने गेम स्टार्ट करा, उसके 6 नहीं आए, अभी केवल ए को जिताना है आपने, अभी केवल ए को जिताना है। ए को 6 नहीं आए, बी के भी 6 नहीं आए, सी के भी 6 नहीं आए, और फिर वापस से ए के 6 आ जाए। ए के 6 नहीं आए, बी के 6 नहीं आए, सी के 6 नहीं आए, फिर ए का चांस आएगा, फिर ए के 6 आ जाए। अपने को जिताना ए को ही, अपने को जिताना ए को ही, प्लस और क्या पॉसिबिलिटी, ऐसा कहां तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए के 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 प्लस, ये आपस में तो इंडिपेंडेंट होगी ना, मतलब एक तरह से
यूं देखेंगे तो आपको डिपेंडेंट लगेगा, पर जब बी थ्रो करेगा तो बी के 6 आने की प्रोबेबिलिटी ए से इंडिपेंडेंट है। तो ए के 6 नहीं आना चाहिए, बी के भी 6 नहीं आना चाहिए, सी के भी 6 नहीं आना चाहिए, और ए के फिर 6 आ जाए। ठीक है, प्लस बिल्कुल ऐसे यहां पर आ जाएगा, इसके 6 नहीं आए नहीं आए नहीं आए, और फिर थर्ड चांस में 6 आ जाएगा अप टू इनफाइनाइट। कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, राइट। तो जीपी बन रही है इनफाइनाइट जीपी, सीधे सीधे इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होगा? a अपॉन 1 माइनस that become 1 by 6, 216 upon 125, that is 91 upon 216, 36 upon 91, 36 upon 90। ठीक है, अब बी के लिए क्या करेंगे? बी के लिए क्या करेंगे? ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए स्टार्ट तो ऐसे ही करना है, स्टार्ट तो ऐसे ही करना है। ए के 6 नहीं आना चाहिए, 5/6, फिर बी के आ जाए, प्लस ऐसे ही ए के नहीं आए, बी के नहीं आए, सी के नहीं आए, और फिर ए के नहीं आए, और फिर बी के आ जाए। आपको ठीक, यहां से 5/6 आप कॉमन ले लो। 5/6 कॉमन लोगे तो आपके पास वापस से वही सीरीज बन जाएगी। तो सीधे सीधे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्टी बाय 90। ठीक है, ए के आ गया, बी की आ गई, और सी की तो आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो। दैट इज 25, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक जीतेगा ही सही। आप चाहो तो सीरीज से भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बोलो, क्लियर है? चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो। Sample space of an experiment sample space of an experiment contains 10 sample points, contains 10 sample points. 4 of these favor occurrence of event A. 4 of these favor occurrence of event A. Event B is favored by X sample point. Event B is favored by X sample points. If A and B are independent events, A and B are independent events, then find the value of X.
A and B are independent events, then find the value of x. ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं एक बार. Sample space of an experiment, sample space of an experiment contains 10 sample points. 4 of these favors occurrence of event A. Event B is favored by x sample points. If A and B are independent event, find the value of x. Find मतलब all possible value of x. Unique value नहीं आएगी x की, एक से ज्यादा value आ सकती है. Find all possible values of x.
आ रहा है क्या? हर्षवर्धन का आंसर है नहीं। हर्षवर्धन ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लगेगी ना कंडीशन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख सकता है। ठीक है, अब ए में वो बोल रहा है सैंपल स्पेस ऑन एक्सपेरिमेंट कंटेन 10 सैंपल पॉइंट्स, टोटल 10 सैंपल पॉइंट्स है। 4 ऑफ दीज फेवर्स अकरेंस ऑफ ए। ए के फेवर में 4 है तो ए की प्रोबेबिलिटी 4/10 हो गई। बी के फेवर में x है तो इसकी प्रोबेबिलिटी x/10 मान लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपने को नहीं पता, ठीक है, तो मान लेते हैं इंटरसेक्शन बी बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में 10 ही आ सकता है, 10 से ज्यादा तो नहीं आएगा। मान लेते हैं कि इसमें y है फेवरेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी y/10। ठीक है, y की वैल्यू 4 से लेके 10 तक, मतलब 10 तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक, ये 10 से लेके 10 कैंसिल हो गया, अपने को निकालना था x। x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2y या y ले लो, y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2x/5, 2x/। अब ऑब्वियस बात है ना कि y की वैल्यू जो भी आएगी इंटीजर ही आनी चाहिए, y की वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकती ना, y की वैल्यू इंटीजर ही आनी चाहिए। तो बताओ y की वैल्यू इंटीजर आने के लिए x या तो 0 रख ले अपन, तो इंटरसेक्शन में 0 मतलब वो तो एक तरह से क्या हो गया, इवेंट ही नहीं हुई, तो 0 तो वैसे गलत ही है लॉजिकली। और क्या रख सकते हो, देन x 5, तो इंटरसेक्शन में 2 आ गया होगा, मतलब इसमें 4 है इसमें 5 है, इंटरसेक्शन में 2 आ गया होगा। और क्या ले सकते हो, x इज इक्वल टू 10 ले सकते हैं, x इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि x इक्वल टू 10 लिया तो y की वैल्यू हो गई 4, तो इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में आ गया होगा अपने पास a वाला सेट। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और 10, 10 से ज्यादा हो नहीं सकती। बोलो क्लियर है कि नहीं? केवल इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट लगा है। चलिए बड़े आ गए। सर 5 और 10 दोनों है क्या आंसर? हाँ दोनों दोनों पॉसिबिलिटी दोनों है। भैया आपने x5 ले लिया मान लो, तो ये 4/10 हो गया, 5/10 हो गया, और y की वैल्यू 2 आ गई, दो इंटरसेक्शन में आ रहे होंगे, तो दिक्कत थोड़ी ना है। और x की वैल्यू 10 ले लिया आपने, तो 10 x की वैल्यू 10 लोगे तो y की वैल्यू 4, मतलब 4 तो आ ही सकता है इंटरसेक्शन में,
4 से ज्यादा नहीं आ सकता इंटरसेक्शन, क्योंकि A4 है तो 4 से मिसिंग पड़ सकता है। सर हाँ सर हमने ऐसी मेथड लगाई थी कि मतलब ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी भी लिखा, हाँ और पी ए इंटरसेक्शन बी को हमने मतलब वैसे ही रहने दिया, मतलब y/10 नहीं लिखा है। तो ठीक उससे है एक इक्वेशन बन गई थी हमारी, x इक्वल टू 25 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। और सर उसके बाद ये पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो उससे x की वैल्यू 10 आ रही है, 5 नहीं आ पा रही है मतलब। उससे 5 नहीं आ पा रही। एक मिनट देख लेते हैं। आप बोल रहे हो कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अपन ने लगाया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आपने लिखा पी, इसको इक्वल टू किसके करा आपने, मतलब इसके आगे क्या करा, पी ए इंटू पी बी। सर पी ए यूनियन बी को 1 नहीं लिख सकते मतलब? ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं गिवन है ना। अच्छा ठीक है सर, ओके। ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं गिवन है ना, देखो गिवन होती तो लिख सकते थे, हो सकता है और भी कोई इवेंट इसके। ओके सर। सर पी एंड ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स क्या हो सकती है? ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम तो 4 ही आ सकती है ना भाई, ए में 4 से ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 4 से ज्यादा इंटरसेक्शन तो कैसे आएगा, 4 ही आ सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, नेक्स्ट अब अपन लेते हैं इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा टोटल प्रोबेबिलिटी से रुक जाते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले एक चीज और ले लेते हैं अपन, उसको बाद में ले लेंगे फिर एक साथ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन यूज करते हैं जब आपका एक्सपोनेंट n टाइम्स हो रहा हो, तब अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जब अपना एक्सपोनेंट n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इसमें 3 चीजें हैं। n, what is n? n is number of times experiment happened. p, probability of success, and q, probability of failure. 1 minus p, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं अपन जब आपका एक्सपेरिमेंट रिपीटेटिव हो, 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार, तब अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो आप, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स आपका एक्सपेरिमेंट हुआ हो। p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट विल बी 1 माइनस। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस अपन किसको बोल रहे हैं? सक्सेस बोल रहे हैं कि आपको आउटकम क्या चाहिए, उसको अपन सक्सेस बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मैंने 7 टाइम्स कॉइन टॉस करा है, उसमें से मुझे 3 बार हेड चाहिए। 7 टाइम्स कॉइन टॉस करा है और उसमें से मुझे 3 बार हेड चाहिए, तो हेड आना मेरे लिए सक्सेस होगा, हेड आना मेरे लिए सक्सेस है। तो ये जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक बार वाले केस के लिए निकालनी, मतलब p = 1/2 हो जाएगा, उसमें फिर 7 बार हो रहा 8 बार। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की अपन बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यदि मैं उस एक्सपेरिमेंट को एक बार करता तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दैट इज 1/2, ठीक है। और q भी आपका 1 - p। मैंने बोला कि एक डाइस को थ्रो करा है 10 टाइम्स और उसमें से
एक डाइस को थ्रो करा है 10 टाइम्स, उसमें से मुझे 7 टाइम्स 6 चाहिए, 7 टाइम्स 6 चाहिए, तो 6 आना मेरे लिए सक्सेस है, 6 आना, तो P होगा 1/6। तो ये जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, ये एक बार यदि मैं एक्सपेरिमेंट करता तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती वो निकालना, ठीक है बहुत सिंपल सा केस, कुछ नहीं करना आपको, आप सीधे सीधे Q प्लस P टू दी पावर n, P निकाल लो, Q निकाल लो, n निकाल लो, Q प्लस P टू दी पावर n का एक्सपेंशन अपन लगा देंगे। What is Q plus P to the power n, n C0 Q power n, n C1 Q power n minus 1 into P plus n C2 Q power n minus 2 into P square up to n C n P to the power n. NC0 Q power n, NC1 Q power n minus 1 into P plus NC2 Q power n minus 2 into P square plus NCn P to the power n। पूरा बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया एक तरह से, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, Q plus P power n, NC0 Q power n, NC1 Q power n minus 1 into P, ऐसा बाइनोमियल थ्योरम अपन ने लगा दिया, ठीक है। और अब ये है क्या बेसिकली कि किसी भी टर्म में P की जितनी पावर आ रही है वो n में से उतनी बार सक्सेस को शो कर रहा है, ठीक है। किसी भी टर्म में P की जितनी पावर आ रही है या Q की जितनी पावर आ रही है, Q की पावर मतलब उतने टाइम्स फेलियर हो रहा है और P की पावर मतलब उतने टाइम सक्सेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस वाली टर्म का मतलब है कि n में से n बार फेलियर, इस वाली टर्म का मतलब यह है कि n में से एक बार सक्सेस और n-1 टाइम्स फेलियर, इस वाली टर्म का मतलब है कि 2 बार सक्सेस और n-2 टाइम्स फेलियर। जनरल बात करें तो जनरल टर्म आपको पता ही है कि NCR Q पावर n-r into P to the power r टाइम्स सक्सेस n-r टाइम्स फेलियर, लास्ट वाली टर्म्स n टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ऐसा, ठीक है राइट। तो अब आपको जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। मैं बोलूं कि मुझे एटलीस्ट 2 टाइम सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम सक्सेस चाहिए, तो यहां से लेकर आगे की सारी हो जाएगी अपने पास। मैं बोलूं एटमोस्ट 2 टाइम सक्सेस चाहिए, एटमोस्ट 2 टाइम सक्सेस चाहिए, तो इधर से लेके इधर तक की सारी वो आ जाएगी अपने पास, एटमोस्ट 2 टाइम्स। अच्छा, और Q प्लस P की वैल्यू 1 है, तो आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि इधर वाली टर्म सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करके 1 में से माइनस कर दो। अब मान लो मुझे इतनी सारी टर्म चाहिए होगी, तो मैं ज्यादा अच्छा है कि इन दोनों की वैल्यू निकाल के उधर 1 में से माइनस कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा केस लेके बता देता हूं मैं कि मान लीजिए अपन ने एक कॉइन को 7 टाइम टॉस करा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स, ठीक है। फाइंड probability at least 3 times head, second probability at most 3 times head, at least 3 times head, at most 3 times head, exactly 3 times head, ठीक है। तो कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू 7 हो गया, और हेड चाहिए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और Q सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो Q प्लस P टू द पावर 7, Q प्लस P टू द पावर 7, तो 7C0 Q पावर 7, 7C1 Q पावर 6 into P पावर 1 प्लस 7C2 Q पावर 5 into P स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7C3 Q पावर 4 into P क्यूब अप टू 7C7 P पावर, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 टाइम्स हेड, कम से कम 3 बार हेड आ जाए,
तो कम से कम 3 बार हेड, मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी टर्म्स आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड में क्या बोला, एटमोस्ट 3 टाइम्स हेड, तो एटमोस्ट 3 टाइम्स हेड मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी, ये एटमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। और एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड, तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड में केवल ये वाली इवेंट अपन ले लेंगे, 7c3 q पावर 4 into pq, ऐसा। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, चलो इसको लिख लो। तो आप फिर एक बार मैं इसके टर्म्स को समझाता हूँ। बेसिकली आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है, लिखा क्या है, ये कैसे लिखा है। लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब इसको ना जैसे एक बार मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये जो NC1 NC2 या NCR, इसका लॉजिक क्या है अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थर्ड केस लेके बताता हूँ एग्जैक्टली कि जैसे एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड की बात करूं मैं। मान लो मैंने 7 टाइम कॉइन टॉस करा और मैं बोल रहा हूं आपसे कि 7 में से 3 बार मुझे हेड चाहिए। 7 टाइम कॉइन टॉस करा है और 7 में से 3 बार मुझे हेड चाहिए, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि देखो 3 हेड यहां पर आ गए और फिर टेल आ गया मेरे पास। या मान लेते हैं एक हेड आ गया, 2 टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर ऐसा आ गया मेरे पास। या मान लेते हैं टेल आ गया, फिर तीनों हेड आ गए, फिर टेल आ गया मेरे पास। इस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती। लेकिन एक चीज क्लियर है कि हर केस में 3 बार हेड आएगा और 4 बार टेल आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना कि हर केस में 3 बार हेड आएगा और 4 बार टेल आएगा, ठीक है, राइट। तो ये सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया, ये फेलियर 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 फेलियर, मतलब आएगा तो कुल मिला के p क्यूब इंटू क्यू पावर 4 ही हर बार। उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन 3 बार p मल्टीप्लाइड होगा और 4 बार q मल्टीप्लाइड होगा। उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। p 3 बार आएगा और q 4 बार आएगा, ऐसे p 3 बार q 4 बार, ऐसा ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। अब ये टर्म कितनी बार आएगी, ये वाला अरेंजमेंट कितने टाइम होगा? ये अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 टाइम्स। फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 टाइम्स, ठीक है। याद आ रहा है? टीएनसी में करा था अपन ने। टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स, ये 4 एक जैसे, ये 3 एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि यूं समझ लो कि हर बार p क्यूब q4 p क्यूब q4 आ रहा है, कितनी बार आएगा? उतने टाइम्स आएगा, क्योंकि उतने अरेंजमेंट हो रहे हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो यही तो बेसिकली 7c3 था ना। तो इनडायरेक्टली दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 7c3 इंटू p क्यूब इंटू q पावर, वो जो अपन ने लिखा।
ठीक है, मतलब आप एक तरह से ध्यान से देखो ना तो एक्चुअली अपन पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टाइप के, लेकिन पहले क्या हो रहा था कि केस कम थे तो अपन सीधे काउंट कर लेते। जैसे अभी मान लो मैं आपसे बोल दूं कि भाई 3 बार कॉइन टॉस करा, उसमें 2 बार मुझे हेड चाहिए। 3 बार कॉइन टॉस करा है, उसमें 2 बार हेड चाहिए। ठीक है, तो 2 बार हेड चाहिए तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। 3 केस बनेंगे और 3 बार कॉइन टॉस करा है तो 8, 3/8। अब ये 3/8 आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। मैं ऐसा मान लेता हूं कि n = 3, 2 बार सक्सेस हुआ है और 1 बार फेलियर चाहिए मुझे, तो p3/2 हो जाएगा। तो दैट इज सेम एज दिस थिंग, बस यहाँ पे केसेस ज्यादा है तो अपन ने अरेंजमेंट कर दिया अपने को। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखे तो। A fair coin is tossed a fixed number of times. A fair coin is tossed a fixed number of times. A fair coin is tossed a fixed number of times. If the probability of getting 7 heads, if the probability of getting 7 heads is equal to getting 9 heads, then find the probability of getting 2 heads. 7 heads is equal to getting 9 heads, then find the probability of getting 2 heads. A fair coin is tossed a fixed number of times, is the probability of getting 7 heads is equal to getting 9 heads, then find the probability of getting 2 heads.
क्या आएगा? 15 अपॉन हर्षवर्धन का आंसर आया है सही है हर्षवर्धन, वेरी गुड, हर्षवर्धन का आंसर सही आया। नमनदीप का भी सही है, सही है। मान लेते हैं कि कॉइन को अपन n टाइम टॉस कर रहे हैं, 7 बार हेड आना अपने लिए सक्सेस है, तो P1/2 हो गया, Q1/2 हो गया। 7 टाइम्स सक्सेस, तो 7 टाइम्स सक्सेस होगा Q टू द पावर n-7 इंटू P पावर 7। दिस 7 टाइम्स सक्सेस इज इक्वल टू 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स लेंगे तो इज इक्वल टू 9 टाइम्स, 7 टाइम्स सक्सेस इज इक्वल टू 9 टाइम्स। P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 की पावर n-7, तो 1 प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे लोगे तो ये 1/2 की पावर n-9 प्लस 9 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो NC7 इज इक्वल टू NC9 आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी यदि आपको याद हो तो NCX इज इक्वल टू NCY, तो या तो x इक्वल टू y होता है और या x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है, या तो x इक्वल टू y होता है और या x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है, ये होता है NCX इक्वल टू NCY। ठीक है, तो x इक्वल टू y तो है नहीं, तो x प्लस वाई इक्वल टू n हो जाएगा, तो n इक्वल टू 16 आ गया, 7 प्लस 9 प्लस। ठीक है, n इक्वल टू 16 आ गया। अपने को क्या निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ठीक है, कि 2 बार हेड आना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 16C2 Q पावर 14 into E square, so 16 into 15 by 1 into 2 8, so 1/2 की पावर 16, ये 2 क्यूब से कैंसिल, 15 अपॉन पावर। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन कंटिन्यू, है ना। 2 चीजें और इसमें बची है, टोटल प्रोबेबिलिटी, मेन 2 चीजें बची है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा अपना खत्म, है ना। चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। थैंक यू।